के बाद आते हैं इंडियन पॉलिटी, तो GS2 मेंस में शामिल है और प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 15 से 20 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 इससे आते रहते हैं। तो सीधे सीधे चैप्टर 6 पे आते हैं, मौलिक अधिकार और कर्तव्य। हमने आपको पहले भी बताया है मौलिक अधिकार क्या है और कर्तव्य क्या है। इससे 3-4 क्वेश्चन हर साल प्री में आते हैं मिनिमम, आप नोट कर लीजिए, काउंट करिए, हर साल का तो 4 सवाल जो है इसका उसी से आता है, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य वाले चैप्टर से। तो मौलिक अधिकार है क्या चीज़? आपका संवैधानिक राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जिसे कुछ विशेष परिस्थितियों में ही स्टॉप किया जा सकता है, विड्रॉ किया जा सकता है। और उसमें भी जो जीने का अधिकार है अनुच्छेद 21, उसको इमरजेंसी में भी जो है, इमरजेंसी लागू होने, आपातकाल लागू होने पर भी उसे छीना नहीं जा सकता। तो मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं, नागरिकों को दिए गए वे अधिकार हैं जो उनके जीवन जीने के लिए आवश्यक है और उनको इन्फोर्सेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है, जिसके लिए रिट पिटीशन आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में दायर करना पड़ता है। तो ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मानव के जीवन जीने के लिए बुनियादी चीज़ों में आता है, मौलिक ढांचा में आता है संविधान का। तो इंडिया, यूके और यूएसए का हमने कुछ तुलनात्मक चीज़ें दिया है। तो इंडिया में मौलिक अधिकार जो है एक सकारात्मक सूची है, जो संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता के बीच है। तो संसदीय संप्रभुता क्या हुआ? विधायी का। और न्यायिक सर्वोच्चता का मतलब जुडिशरी सबसे ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, क्योंकि व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों की वो रिव्यू कर सकती है, रिव्यू करती है कि ये संविधान की मूल भावना या उसके बेसिक उद्देश्य के खिलाफ तो नहीं है। तो पॉजिटिव संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच है, सकारात्मक है। परंतु यूके में देखिए, वहाँ नकारात्मक है। सब कुछ अधिकार है जब तक कि वह सामान्य विधि के अनुकूल है। विधानमंडल सर्वोच्च है, यानी संसदीय सर्वोच्चता है। हमारे यहाँ न्यायिक सर्वोच्चता है, ये ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यूके में संसदीय सर्वोच्चता है और इंडिया में न्यायिक सर्वोच्चता है। न्यायिक, सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका सबसे ऊपर है। तो यूएसए में देखिए क्या है, न्यायालय किसी भी विद्रोह को असंवैधानिक घोषित कर सकता है और वहाँ भी जो है न्यायिक सर्वोच्चता इंडिया की तरह ही है, जुडिशरी सबसे ऊपर है। तो मौलिक अधिकारों का तुलनात्मक स्वरूप आपको बताया हमने कि क्या है और किन किन देशों में इसका क्या अधिकार और क्या स्वरूप है। दूसरा है इसमें संपत्ति का अधिकार। पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन 44वें संशोधन 1978 द्वारा 19(1) एवं 3I का लोप कर दिया गया, हटा दिया गया।
अतः अब संपत्ति विधि के प्राधिकार के बिना या विधि के उल्लंघन में कार्यपालिका की आज्ञा से ले ली जाती है तो आर्टिकल 32 के तहत आपको कोई राइट नहीं है कहाँ जाने का, कोर्ट में जाने का। कोर्ट में आप नहीं जा सकते, मौलिक अधिकार नहीं रहा, इसलिए आप जो है कोर्ट में अब आप नहीं जा सकते, जो कि पहले जा सकते थे। ये सबसे बड़ा चेंजेज ये हो गया कि संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार है। तो कानूनी अधिकार के लिए जो है आपको लैंड एक्विजिशन एक्ट नया जो आया है 2013, उसके हिसाब से आपके उसके उपबंधों को लागू करते हुए आपसे वो चीज़ जो है छीनी जा सकती है, ली जा सकती है, और आपको रिट पिटीशन दायर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब वो मौलिक अधिकार की श्रेणी से अलग हो गया है। इस पे कुछ मॉडल क्वेश्चन हमने तैयार किया है, और वो मॉडल क्वेश्चन है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 जो लेटेस्ट आया है, तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार जो समाप्त कर दिया गया है को पुनः स्थापित करने की दिशा में एक प्रयास है क्या, इंट्रोगेटिव। अब इस चीज को समझिए थोड़ा सा। लैंड एक्विजिशन एक्ट जो 2013 का है, उसमें सबसे बड़ा प्रोटेक्शन ये दिया है कि किसी भी एरिया की जमीन सरकार तब तक नहीं ले सकती जब तक 80% लोग जमीन देने के लिए तैयार हो। अगर 80% 10 आदमी की जमीन उसमें फंसी हुई है तो 8 लोग सरकार के दर पे, सरकार की शर्तों पे देने के लिए तैयार होने चाहिए। अगर 8 लोग तैयार नहीं है, 4 लोग तैयार हैं, बाकी लोग अपोज कर रहे हैं, तो सरकार जो है जमीन नहीं ले सकती। तो ध्यान दीजिए, इतना बड़ा प्रोटेक्शन, ये मौलिक अधिकार में जो प्रोटेक्शन मिला हुआ था उससे थोड़ा ही एक लेयर नीचे है। अब इसमें क्या है कि प्रजा को, ऑनर को, जमीन के मालिक को ये पूरा हक है कि अब वो जमीन सरकार को दे या न दे, क्योंकि 80% किसान या मालिक का सहमति जरूरी है। तो अब बताइए, इतना तो प्रोटेक्शन मौलिक अधिकार में जब ये था तब नहीं था। इतना अधिकार तो आपको तब नहीं था, लेकिन अगर आप देखें तो जैसे कोर्ट में जाने का अधिकार था, अगर जबरदस्ती कोई छीन रहा है सरकार, तो कोर्ट में जाने के बाद भी क्या फैसला होगा, रिट दायर करिएगा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें टाइम टेकिंग है। और मान लीजिए अगर सरकार, न्यायालय ने कह दिया अरे भाई ठीक है, 6 लोग कह रहे हैं ना 10 में से कि दे दिया जाए, सरकार तो पिटीशन जवाब में लिखेगी कि भाई 10 लोग थे ABCDEFGH, उसमें से 5-6 लोग जो है, 6 लोग हमारे पक्ष में हैं, यही 4 लोग बदमाशी कर रहे हैं। तो सरकार जो है ये बात न्यायालय से कहती पहले जब मौलिक अधिकार था, तो हो सकता है कि सरकार, न्यायालय डिसीजन दे देता कि नहीं नहीं, जब मेजोरिटी आधे से ज़्यादा लोग तैयार है तो आपको क्या तकलीफ है, दे दीजिए। यही नहीं कहती लॉजिकल, और क्या कहती, न्यायालय यही कहता। लेकिन इस एक्ट के द्वारा जो ये कंडीशन लगा दिया, इतना तो मौलिक अधिकार के टाइम भी आपकी मजबूती नहीं मिलती थी। समझ गए? तो पहला शर्त है 2013 द्वारा संपत्ति का मौलिक अधिकार जो समाप्त कर दिएगा, पुनः स्थापित करने की दिशा में एक प्रयास है। ये कुछ 80% सत्य है, क्योंकि 80% सहमति चाहिए। दूसरा क्लॉज है कि दोनों का रेट जो होगा, जमीन का रेट दोनों मिल के तय करेंगे। कौन? सरकार यानी कार्यपालिका, जो SDM होगा, लैंड डिप्टी कलेक्टर लैंड एक्विजिशन होता है DCLA,
तो वो जो है और आप दोनों मिल के रेट तय करेंगे। अब दोनों मिल के रेट कैसे तय करेंगे भाई? आप मांग रहे हैं सर्किल रेट है 100 रुपया, आप मांग रहे हैं 300 रुपया बाजार मूल्य। एसडीएम डीसीएलए डिप्टी कलेक्टर लैंड एक्विजिशन कह रहा है अरे भाई 100 रुपये का तो सर्किल रेट है, चलो 100 से ज़्यादा ले लो, 150 ले लो, 200 ले लो। लेकिन नहीं, जब तक आप और सरकार का अधिकारी संयुक्त रूप से सहमत नहीं हो जाते तब तक वो रेट जो है अप्लाई या फिक्स्ड नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकता। अब देखिए कितना मजा आ रहा है, मौलिक अधिकार न होते हुए भी इसको पुनः स्थापित करने की दिशा में प्रयास हो गया। तो दो हो गया, एक तो 80% का क्राइटेरिया, दूसरा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मालिक और लैंडलॉर्ड, माने लैंडलॉर्ड मालिक प्लस सरकार। रेट तय करने में तो और भी 2-4 प्रोविज़न है। तो आप ये देखिए कि इन दोनों प्रोविज़न को अगर हम शामिल करते हैं तो आपको बहुत बड़ा प्रोटेक्शन मिला हुआ है। इसी चक्कर में यूपी में जब ये आगरा से लखनऊ वाला जो रोड बन रहा था, स्टेट गवर्नमेंट बना रही थी लखनऊ आगरा, आपको सुन के ताज्जुब होगा कि उसमें किसानों को अखिलेश सरकार ने 6 गुना मुआवजा दिया सर्किल रेट से। कहा ये लो जितना मांग रहे हो। अब बताइए, सर्किल रेट था मान लीजिए 100 रुपया पर स्क्वायर फीट, तो उसने दिया 6 गुना। लो भाई, अब दो जमीन, फटाफट जमीन मिला और उनके टेन्योर में 3-4-5 साल के टेन्योर जो था उसी में सब कुछ होके बन के भी तैयार हो गया 250 किलोमीटर हाईवे। तो इसका इस्तेमाल बहुत पॉजिटिव वे में सपा जब शासन में थी यूपी में तो उसने किया था, और किसानों को तो पूरा पैसा ऐसे मिला कि मार वो स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर लेकर घूमने लगे, क्योंकि मार्केट रेट 200-300 था, 400 था, 600 थोड़ा ना था। लेकिन इसमें जो दोनों को मिल के तय करना है और उस पर 80% लोग उस रेट को भी मान लें। पहले तो 80% ही तैयार हो कि हाँ जमीन देंगे कि नहीं देंगे। अगर 80% से कम ने कहा जमीन नहीं देंगे, 4 लोग कह रहे नहीं देंगे, 10 भाग जाओ, तो आप कुछ नहीं कर सकते, घर जाइए। और आपने बाद में उनको एग्री कराया भाई दे दो, 80 दे दो, और देने और लेने के चक्कर में अगर आपने जो है ये किया कि भाई ठीक है हम 6 गुना 4 गुना मुआवजा जो है, आइए बैठिए, 6 गुना 4 गुना मुआवजा जो है हम आपको देंगे, हो सकता तब तैयार हो जाए। तो वहीं 80% लोग 6 गुना के चक्कर में तैयार हुए, बोला अरे इतने में तो 2 बीघा और खरीद लेंगे एक्स्ट्रा, छोड़ो। तो ये जो है एक्ट आप ठीक से पढ़िए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, लैंड एक्विजिशन एक्ट, इसमें जो है देश के नागरिकों के लिए बहुत फायदेमंद, बहुत ही सकारात्मक प्रोविजंस दिए हुए हैं। जो संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार होता तब उतना मजबूती नहीं था जितना अब मजबूती है, और बिना कोर्ट गए। तो ये दिशा में एक प्रयास है, बिल्कुल सही बात है जो हमने आपको बताया। अगला सवाल देखिए, मॉडल क्वेश्चन देखिए। दूसरा सवाल कह रहा है कि अन्य देशों के तुलनात्मक रूप में हमारे मौलिक अधिकार भी बौद्ध दर्शन के मध्य मार्ग को संपोषित करता है। अब कहाँ बौद्ध दर्शन, कहाँ भारतीय राजनीति, हमने दोनों को इंटीग्रेट करके जो है समझाने का आपको प्रयास किया है कि क्वेश्चन मेंस में या प्री में बड़े ट्विस्टेड आते हैं, बड़े घुमावदार आते हैं। अगर आपने ठीक से नहीं समझा, ठीक से नहीं पढ़ा,
तो आप लिख नहीं पाइएगा। अब आप ये तो कहेंगे नहीं कि साहब मैं तो फिलॉसफी का स्टूडेंट ही नहीं हूँ, ना ही फिलॉसफी मेरा सब्जेक्ट है, आपने ये कहाँ से बौद्ध दर्शन ला के रख दिया, ये तो नहीं कहेंगे ना, ये तो नहीं कहेंगे। ये बौद्ध दर्शन आ गया बीच में, तो आईएएस की पढ़ाई, आईएएस की तैयारी जो है आपसे सिर्फ ये डिमांड करती है कि आप जो है सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा जानें। सब चीज़ का मतलब, सब चीज़ों का मतलब जो है आप थोड़ा थोड़ा जानें। आप किसी विषय में भले ही मजबूत न हो, लेकिन सामान्य तरीके से उस विषय के बारे में आपको ज्ञान और जानकारी, देखना कौन है, ज्ञान और जानकारी होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें जो है आपको थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा, चाहे वो फिलॉसफी से जुड़ा हुआ क्यों ना हो। तो किस तरीके से बौद्ध दर्शन के मध्य मार्ग को संपोषित करता है मौलिक अधिकार? अन्य देशों के तुलनात्मक रूप से, जो अपने को ऊपर हमने दिखाया था कि कहाँ पे क्या है, तो उसको कंपैरेटिव रूप में अगर आप दूसरे देशों के साथ करेंगे तो हम लोगों का मौलिक अधिकार जो है वो एक्सट्रीम नहीं है, एक एंड नॉर्थ है तो एक एंड साउथ है, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको मालूम है कि 60 देशों का अध्ययन किया था बाबा साहब ने इस संविधान को बनाने में, 10 जगहों से इसकी बहुत सारे कंसेप्ट लिए गए हैं। तो वो सब चीज़ों को जब समावेशित किया गया है तो एक तरीके से ना हम उस एंड पे है ना इस एंड पे, बल्कि बीच में है। जैसे हमारा फेडरलिज्म एकदम से राज्यों को पूरी आज़ादी दे के नहीं बना है, सत्ता का विभाजन ऐसे हुआ है जिससे जो है कुछ चीज़ें जो है ऐसी है जो डाइल्यूट हो सकती है। अब अमेरिका में जो है आप राज्य की बात को नहीं मानते तो नए राज्य की सीमा या नाम और क्षेत्र परिवर्तित हो ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे देश में मौलिक अधिकार तुलनात्मक रूप से मध्य मार्ग को बताता है। क्योंकि आप जैसे परिसंघवाद का हमने एग्जाम्पल दिया, तो परिसंघवाद का मतलब सत्ता का विभाजन स्टेट और सेंटर में क्लियर कट नहीं है। सेंटर जो है इम्पावर्ड कर सकता है राज्यों के विभाजन में, राज्यों के नाम में, राज्यों की सूची में, और वो सब चीज़ें जो है बिना राज्य की सहमति के कर सकता है। राज्य की सहमति की जरूरत नहीं है, बस राज्य से सलाह ली जा सकती है, उसका अप्रोच, उसका आइडिया लिया जा सकता है, परंतु वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मानने की जरूरत नहीं है, ये उसका विवेक विशेषाधिकार है। तो मध्य मार्ग हो गया। जब सत्ता विभाजित है तो विभाजन के बाद फिर क्यों बिना हमसे पूछे कर रहे हो? तो भारत का जो मौलिक अधिकार जो है मध्य मार्ग को, दूसरा इसमें यह है कि आपको एक्सट्रीम एंड पे मौलिक अधिकार का संपोषण नहीं मिलता है। कहाँ मिलता है? कहीं ना कहीं वो सब्जेक्ट टू कंडीशन है। जैसे अगर आपको स्वतंत्रता का अधिकार मिला है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप राष्ट्रपति भवन में धड़धड़ाते हुए घुस जाएंगे कि साहब मैं तो स्वतंत्र हूँ, आज़ाद हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ। नहीं, आप किसी मंदिर में जहाँ पे पर्टिकुलर किसी लोग का प्रवेश प्रतिबंधित है, आप संक्रामक रोगी हैं, आपको कुछ जो है उस टाइप की डिजीज है, महामारी फैलने वाली टाइप की, तो आप ये नहीं कह सकते कि साहब हम जो ट्रेन में साथ में जाएंगे। नहीं, आपको रोक दिया जा सकता है कि आपको संक्रामक बीमारी है, दूसरे को ये फैल सकती है। बोलने की आज़ादी, उसमें भी आप कुछ ऐसा नहीं बोलेंगे कि देश की संप्रभुता और एकता अखंडता को ठेस पहुंचे। आप किसी व्यक्ति से भी बात करते समय उसके सम्मान का ध्यान रखेंगे, ये नहीं कि कुछ भी बोल देंगे। तो ये जितने तरीके के मौलिक अधिकार हैं, जैसे प्राइवेसी का है, होटल वाला एग्जाम्पल हमने दिया था कि प्राइवेसी है तो होटल के कमरे के अंदर है, गैलरी में नहीं है, ये भी एब्सोल्यूट नहीं है। मध्य मार्ग क्या कहता है उसका कि अगर जरूरत पड़ी तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत आपका दरवाज़ा नॉक करके खोला जा सकता है कि आप कुछ गलत
एक्टिविटीज़ तो नहीं कर रहे हैं, चरस गांजा तो नहीं बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है सब्जेक्ट टू कंडीशन है। समानता का अधिकार है तो उसमें भी है कि अगर कोई सामाजिक और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है तो आर्टिकल 16(4) उसको जो है प्रोटेक्शन देता है, उसको आरक्षण देता है। तो 13 आर्टिकल से लेकर के 31 तक जो बातें हैं सब में कुछ न कुछ कंडीशंस है। आप धार्मिक आधार पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलेंगे, चलाएंगे, लेकिन आप अपने धर्म का प्रचार उस इंस्टीट्यूट के माध्यम से नहीं कर सकते। क्रिश्चियनों का स्कूल या मुस्लिम या जिसका भी स्कूल है, तो उस हिंदू का स्कूल है, तो वो ये नहीं कह सकता कि आप हमारे धर्म में भी आ जाओ। प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकता, लेकिन वो बैक डोर से कुछ ना कुछ करता है। तो ये सब चीज़ें मौलिक अधिकार जो हमारे मध्य मार्ग को संपोषित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मध्य मार्ग मतलब कि हम एक छोर पे एकदम एक्सट्रीम नहीं है, ए और बी, हम जो है यहाँ और यहाँ नहीं है, बल्कि हम इन दोनों के बीच में हैं, यहाँ है। क्लियर हो गया? पूरा आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से मध्य मार्ग है। अब आगे लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 3 है कि क्या संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों को सूची से हटाना एवं प्रतिकर या रकम जैसे शब्दों से क्षतिपूर्ति करना राज्य की तानाशाही नहीं तो और क्या है, जो अंततः एलए एक्ट इतना से ठीक हुई। वही जो बातें हमने ये में बताई वो सेम क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। यही मैं बताना चाहता हूँ बार बार कि आप ट्विस्ट मत होइए, उसी बात को घुमा के कहेगा, आंसर सेम रहेगा। अब मजे की बात देखिए कि जो हमने क्वेश्चन का आंसर इसके लिए बताया, सेम आंसर इस पे अप्लाई होगा, 80-90% सेम। यही बताया ना हमने कि मौलिक अधिकार से हट गया, लेकिन 2013 का एक्ट जो है और प्रोटेक्ट कर दिया उसको। भले मौलिक नहीं रहा तो क्या, संपत्ति का अधिकार भले कानूनी अधिकार हो गया। तो पहले क्या था कि जब इसको हटाया था इंदिरा गांधी ने 44वें संविधान संशोधन 1978 में, तो उसमें लिखा था प्रतिकर या रकम उसको दे दिया जाएगा। अब देखिए कितनी तानाशाही व्यवस्था थी वो, कि उसमें लिखा कि भाई आपका संपत्ति छीन लेंगे सार्वजनिक हित के लिए और आपको जो है एक रकम दे देंगे, एक इमोल्यूमेंट्स दे देंगे, एक निश्चित धनराशि दे देंगे। संविधान में लिखा प्रतिकर ओब्लिक रकम। तो आपकी जमीन की मार्केट वैल्यू 10 बीघे जमीन आपके लिए मार्केट वैल्यू 100 रुपया है, तो सरकार की मर्जी थी भाई ठीक है यार 1000 रुपये की ज़मीन है, ठीक है 400 रुपया ले लो, घर जाओ। और आप रिट पिटीशन फाइल नहीं कर सकते क्योंकि मौलिक अधिकार नहीं रहा। तो शोषण का लेवल देखिए कि ना वो मूल अधिकार में रहा, ना आर्टिकल 32 और 2226 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाने का सवाल खत्म। और साथ में दूसरा गाज ये गिरा कि आपकी ज़मीन तो हम लेंगे, लेकिन आपको क्षतिपूर्ति के नाम पे एक इमोल्यूमेंट्स रकम दे देंगे। कोई वो कौन तय करेगा? हम सरकार तय करेगी, पकड़ी से ये 2000 रुपये हो गया, चलो भागो, चेक मिल गया, जमीन इनका रोड में गई। तो ये एक्ट जो आया उसने जो है इस सब चीज़ों को सप्रेस कर दिया, क्योंकि इसमें हमने आपको बताया तो तानाशाही तो थी जो मैंने बोला, जो अंततः इस एक्ट से ठीक हुई, जिसमें हमने आपको बताया कि 80% की ज़रूरत है सहमति की। रेट दोनों मिल के तय करेंगे, जो 6 गुना तक भी हो सकता है, जो 6 गुना अखिलेश सरकार ने दिया था सर्किल रेट से। तो ये सब चीज़ें जो है इस एक्ट से ठीक हो गई। तो क्वेश्चन पहला और तीसरा सेम है, और इस पे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि संपत्ति का अधिकार भले ही मौलिक नहीं रहा, फिर भी वो मौलिक अधिकारों से ज़्यादा प्रबल रूप में स्थापित है। व्याख्या करिए। अगला क्वेश्चन इस पे बन सकता है कि संपत्ति का असमानता, संपत्ति का जो बंटवारा है
वो बहुत ही असमान रूप से है। किसी के पास 100 रुपये है, किसी के पास 1 लाख रुपए है। तो क्या संपत्ति का अधिकार हटा देना इसके लिए जिम्मेदार है? ये क्वेश्चन बन गया। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि क्या संपत्ति का अर्जन करना सरकार के किसी नियमों के तहत सीमाबद्ध है, लिमिटेड है? व्याख्या करिए। ये सारी चीज़ों का आंसर वही है जो हमने बताया, पहला और तीसरा क्वेश्चन। कहने का मतलब यह है कि एग्जाम में क्वेश्चन जो है बहुत घुमा के पूछता है। तो ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको पहला और तीसरा की सिमिलरिटी बताई, और 3-4 क्वेश्चन अभी जो हमने आपके सामने रखा। और भी इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं कि लैंड एक्विजिशन एक्ट संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस तरीके से प्रतिस्थापित करता है। अगला सवाल बन सकता है कि वो कौन सी एजेंसी होगी सरकार की, और उसको रेट तय करने का क्या बेसिस, क्या आधार रहेगा, ये कहीं लिखा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मुआवजा की रकम 2, 4, 6, 8 गुना भी हो सकती है। व्याख्या करिए। तो कई तरीके के प्रश्न इस पे घुमा के बन सकते हैं। तो आप उन प्रश्नों को ठीक से समझिए। आंसर हमने बता दिया कि क्वेश्चन इसको 6 टाइप 8 टाइप से कैसे बोल सकते हैं, और इसमें क्या क्या जो है आंसर आएगा वो हमने कॉमन आंसर बताया। कुछ भी पूछेगा, घुमा के पूछेगा, आप अगर समझ गए हैं लैंड एक्विजिशन एक्ट तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको यहीं पर रोकते हैं और फिर थोड़ी देर में आते हैं अगले क्लास के लिए। तब तक आप भी फ्रेश हो जाइए, चाय वाय पीजिए। थैंक यू सो मच। और इस प्रीसा IAS का जो ऐप आ रहा ऑनलाइन 2-4 दिन में एक्टिव हो जाएगा, उसको डाउनलोड करिए, कराइए, क्योंकि इतना सस्ता जो है आपको कहीं एजुकेशन 999 रुपये मंथली पे नहीं मिलेगा। ये तो फीस हमने सिर्फ टोकन की तरह रखा है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।